लूफेंग उसको देखते से कहता है, अरे हुआन विंग विंग। वो भी उसको देखकर पहचान लेती है और कह रही होती है, अरे ब्रदर लूफेंग तुम। वो उससे कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारे कपड़े। और फिर वो भी नोटिस करती है उसके कपड़े फट गए होते हैं, तो वो चिल्लाना शुरू कर देती है कि मेरी तरफ मत देखो। वो कहता है ठीक है सॉरी। और वो सोच रहा होता है क्या ये एक मैन नहीं थी कि तभी साइड में बहुत बड़ा धमाका होता है। विंग विंग कहती है, अरे नहीं वो यहीं पर आ रहे हैं। और वो एक दूसरे के ऊपर से हटते हैं। लूफेंग उसे कह रहा होता है जो भी आ रहा है मैं उसे संभाल लूंगा, तुम कहीं पर जाकर छुप जाओ। वो कहते हैं ठीक है। और फिर तभी उस धमाके से एक लड़की उड़ते हुए आती है सीधा उसके पास और उससे टकरा जाती है। वो उसको कैच करता है और कह रहा होता है, अरे शेप ऑफ स्टाफ मिस ग्यो तुम यहाँ पर। वो भी देखती है और कह रही होती है, अरे मिस्टर लू तुम यहाँ पर, अरे जरा तुम्हारे पीछे देखो। तो लूफे भी फटाक से पीछे मुड़ते हुए उसको मिल के सिर के ऊपर मुक्का मार के उसे दूर उड़ा देता है और उसे पूछ रहा होता है कि तुम ठीक हो और आकर तुम लोग यहाँ पर कर क्या रहे हो। और वो बताती है मिलिट्री को खबर मिली थी कि यहाँ पर एक अजीब सा एनर्जी रिएक्शन हो रहा है, इसलिए उन्होंने हमें यहाँ पर टेम्परेरी सोल्यूशन खोजने के लिए भेजा है। कि तभी यहाँ पर ऊपर के छत गिरने लगते हैं। लूफेन टाइम पर उसको देख लेता है और फटाक से उसको धक्का देते हुए दूर कर देता है और पूरा मॉलमा उसके ऊपर गिर जाता है। उसकी आधी बॉडी पीछे साइड रहती है और आधी बॉडी उसकी तरफ निकली हुई रहती है। वो कहते हैं मिस्टर लो क्या तुम ठीक हो। वो कहता है मैंने आर्मर पहना हुआ था इसलिए मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। और आवाज़ सुनने के बाद बिग बिंग भी जरा झाँक कर देखते है कि क्या हो रहा है और उसे लूफेन नजर आ जाता है। उसको देखते से वो घबरा जाती है और कह रही होती है, अरे नहीं ब्रदर लूफेन तुम वहाँ पर ट्रैप हो गए हैं, मेरे को उनको निकालना चाहिए। और वो भगते हुए उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगती है और दूसरी साइड से भी मिस ग्योमल में हटाते हुए लूफेन के पास पहुंच जाती है और उसको खींचते हुए निकालने की कोशिश करने लगती है। और इसी मूवमेंट पर पीछे से मिंग मिंग भी उसे खींच रही होती है, तो लूफेन की जान निकल जाती है। वो चिल्लाते हुए कहता है, सेम टाइम पर तुम दोनों मेरे को खींचना बंद करो यार, मैं टूट जाऊंगा। और यहाँ पर आसपास ली भी होती है, उन्हें उन लोगों की आवाज़ सुनाई दे जाती है, तो वो अपनी पाव का इस्तेमाल करते हुए जरा देखती है कि कौन है और सामने का नजरा देख रहे एकदम छौंक जाती है। और जो मिंग मिंग थी वो लूफेन को पीछे से खींच रही होती है, तो गलती से उसकी पैंट उतर जाती है, जो देखने के बाद वो एम्बेरस हो जाती है और लूफेन को एकदम छोड़ देती है। तो वो आगे की तरफ फेंकता है जोर से और फिर यहाँ पर हल्का सा धमाका होता है और फिर पता नहीं कैसे लूफेन उल्टा लटका हुआ रहता है और अपना सर खुजाते हुए कहता है मिस ग्यू तुम्हारा शुक्रिया। वो कहती है जो वेलकम। और उसे किस करने के लिए वो आगे बढ़ने लगती है कि तभी लूफेन का शरीर ऊपर से नीचे की तरफ गिरने लगता है और उसकी लोअर बॉडी उसके मुंह के सामने आ जाती है और वो गलत जगह पर कुछ और कर देती है। और लूफेन कह रहा होता है सॉरी, पर वो लात मारकर उसको दूर उड़ा देती है। और वो ली सोच रही होती है फाइनली हम तीन मिल चुके हैं। और फिर हमें किसी डाटा सेंटर का दरवाजा दिखाया जाता है जिसको खोलते हुए लूफेन यहाँ पर गिर पड़ता है और उठते हुए कह रहा होता है आउच, वो तो बहुत ज़्यादा टफ थे, उसने बहुत जोर का मार दिया यार। और आसपास का नज़ारा देखकर हैरान हो जाता है। यहाँ पर कुछ अजीब से क्रीचर होते हैं जो कि पूरे डाटा सेंटर में फैले हुए रहते हैं, उसको देखकर लूफेन काफ़ी हैरान हो रहा होता है। और फिर इसके बाद हमें छत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक अजीब सा क्रीचर होता है और यह रीफॉर्म्ड चर्च का नंबर 2 कार्डिनल है। और फिर इसके बाद हमें ऑब और फायरिंग का सीन दिखाया जाता है जो कि हॉल के नीचे साइड कहीं पर होता है। उनके आसपास ढेर सारे ज़ोंबी मंडरा रहे होते हैं और फायर किंग ने ऑब को मुंह बंद करके रखा होता है और वो कह रहा होता है चुप हो जाओ नहीं तो अब लोग पकड़ा जाएंगे। और वो सोच रहा होता है डैमेड, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा कि वो आवाज़ इतने सारे ज़ोंबीज का ध्यान हमें तरफ आकर्षित कर लेगी। अब हमें जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। और वो उससे कहता है मेरे पास एक आइडिया है जो काम कर सकता है। वो कहता है प्लान क्या है। वो उसको बोलता है तुम जाओ और ज़ोंबीज का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करो, इतने में मैं उनके लीडर का काम तमाम कर दूंगा। और जैसे लीडर मारा जाएगा सारे ज़ोंबीज कंफ्यूज हो जाएंगे और मौके का फ़ायदा उठाकर अब लोग यहाँ से निकल जाएंगे। ये सुनते से अब घबरा जाते हैं और कह रहा होता है क्या मैं और ज़ोंबीज का ध्यान आकर्षित करूँ, नहीं नहीं मुझसे नहीं होगा। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है अभी हमारे पास इन सारी बातों का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मेरे ऊपर भरोसा रखो, ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस टाइम है और अगर अभी अपन दोनों एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करेंगे तो अपन दोनों ही यहाँ पर मारे जाएंगे, मेरे को तुम्हारे ऊपर भरोसा है मैन। उसकी बात सुन के ओप सोच रहा होता है क्या इससे मेरे ऊपर भरोसा है, और साथ ही वो खुद से कह रहा होता है ओ भाई इतने नैरो माइंडेड मत बनो, यहाँ पर रहकर मौत का इंतजार करने से बेटर है कि तुम लड़ो। तो वो चलाते हुए आगे बढ़े आता है, कह रहा होता है मैं जा रहा हूँ ढूंढ लेकर तुमको, मेरे को लेने के लिए वापस आना होगा। वो कह रहा होता है चिंता मत करो, चाइनीज झूठ नहीं बोलते। तो वो भागते हुए एक जगह पर चढ़े आता है जहाँ पर एक पोल भी होता है, तो सारे ज़ोंबीज का ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। वो कह रहा होता है ज़ोंबीज मेरा डांस एंजॉय करो, और साथ ही वो पोल से लिपट लिपट कर अजीब से पुलिस मारना शुरू कर देता है और उनको अपना डांस दिखा रहा होता है, जो देखकर वो कंफ्यूज हो रहे होते हैं और उसको मौका मिल जाता है। और वो इशारों में कहता है डोड मैंने सबका टेंशन में तरफ आकर्षित कर लिया है, बाकी सब तुम संभाल लेना। तो वो बंदा भी कहता है तुमने बहुत अच्छा करा बढ़िया, बाकी सब मैं संभालूंगा। वो डांस करते हुए उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करे हुए रहता है और वो ठीक ज़ोंबीज के पीछे रहता है, लेकिन कुछ करने की बजाय वो वहाँ से भाग जाता है और कह रहा होता है मेरे को विश्वास नहीं होता कि तुमने मेरे ऊपर भरोसा कर लिया, अब तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये देखकर बिल्कुल
पत्थर बन जाता है। उसे इतना बड़ा झटका लग चुका होता है, वो कह रहा होता है मेरे को विश्वास नहीं होता कि वो भाग गया। और फिर साथ ही वो चिल्लाते हुए कहने लगता है, यू बाशड़, क्या तूने नहीं कहा था कि चाइनीज झूठ नहीं बोलते। और फिर साथ ही वो पोल पे चिपक जाता है और ज़ॉम्बीज़ को भला बुरा बोलना शुरू कर देता है। तो जो उनका लीडर वाला ज़ॉम्बी रहता है वो आगे बढ़ते हुए ओब को पकड़ने लगता है और डर के मारे रोना शुरू कर देता है कि तभी यहाँ पर एक क्रेन आती है और उसको ठोक देती है। वो मलबे में फंस जाता है और ओब की जान बच जाती है। और अब जबकि इनका लीडर डैमेज हो चुका है तो सभी ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर गिर पड़ते हैं और वो फायर किंग यहाँ पर आ जाता है और वो बोल रहा होता है, मैंने कहा था ना कि मैं तुमको बचाऊंगा, देखा चाइनीज लोग झूठ नहीं बोलते। कि तभी अचानक से यहाँ पर कैसे वो लिटिल रोबोट आ जाता है और वो आते से फायरमैन को टक्कर मार देता है गलती से। वो गिर पड़ता है और फिर साथ ही वो उसको उठाता है और ओब कह रहा होता है लिटिल पूफी कि तभी जो ज़ॉम्बीज़ का लीडर रहता है वो यहाँ पर खुद के शरीर को फाड़ देता है, मतलब कि फोड़ देता है और उसके छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो कि यहाँ पर पड़े हुए ज़ॉम्बीज़ के अंदर चले जाते हैं। तो फिर वो सारे ज़ॉम्बीज़ उठकर खड़े हो जाते हैं और उनको घेरना शुरू कर देते हैं। और वो रोबोट लूफेंग से कांटेक्ट करते हुए कहता है, मास्टर हम लोग यहाँ पर ज़ॉम्बी से घिर चुके हैं और मैंने ओब को ढूंढ लिया है। लूफेंग उससे कहता है, मैं भी तुम लोगों के एरिया के करीब ही हूँ। और फिर साथियों के पीछे एक बड़ा सा धमाका होता है और पीछे से आवाज़ आती है, और आखिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो। यहाँ पर लूफेंग भी भागते हुए आ रहा होता है और उसके पीछे भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़े हुए रहते हैं। तो फायर मास्टर को उठाता है और उनके साथ भागना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया कि सारे ज़ॉम्बीज़ की नज़र तुम पे पड़ गई और वो सारे तुम्हारे पीछे पड़ गए। लूफेंग उसे बताता है, हम अभी एक कमरे में दाखिल हो गए थे जो उन लोगों का घोंसला निकला। घोंसले में कई आंखों वाले मॉन्स्टर भरे हुए थे और जब मैं अंदर गया तो वो सभी झाग गए। और वो मॉन्स्टर्स ऐसे हैं जिन्हें मारा नहीं जा सकता, जब उन्हें उड़ा दिया जाता है तो उनके टुकड़े बिल्कुल पैरासाइट की तरह दूसरे लाशों में जाकर चिपक जाते हैं और उनको कमांड देना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। लूफेंग कहते हैं चलो छत पर चलते हैं, सैटेलाइट से खबर मिल रही है कि जो कोर है वो छत पर है और कोई उसकी रखवाली कर रहा है। तो अब वो लोग भगते हुए छत पर आ जाते हैं और सामने उन्हें फिर से वही आई वाला मोशन नजर आ जाता है जो कि बिल्कुल गोलाकार है और उसके सामने एक बंदा खड़ा हुआ रहता है और वो कह रहा होता है, तुम्हारा स्वागत है एल शेल्टर के लूफेंग। वो उसको देखते से ही कहता है, अब तू कौन है। तब यहाँ पर फायर किंग कहता है, ये बंदा ओब कहता है, ओ तुम जाग गए। और वो बताता है कि मैं सेकंड कार्डिनल हूँ चर्च का और मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। मेरे पीछे जो चीज़ है तुम उसके लिए यहाँ पर आए हो। और वो बोल रहा होता है, कंट्रोल सेंटर के साथ हम सभी ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारा लीडर इसका इस्तेमाल पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करने के लिए करता है। ये सुनते ही जो फायरमैन है वो कह रहा होता है, तो अगर मैं इस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दूँ तो सारे ज़ॉम्बीज़ गायब हो जाएंगे। ये सुनते ही वो हंसना शुरू कर देता है और फटाक से शील्ड बना लेता है और बोल रहा होता है, हमारे पास इन घोंसलों का एक पूरा नेटवर्क है जो कि पूरे सिटी में फैला हुआ है, इसलिए तुमको अब से और भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। लूफेंग उससे कह रहा होता है, अगर तुम चर्च के साथ हो तो ये सारी बातें तुम हमको क्यों बता रहे हो। वो बोलता है, क्योंकि हमारा एक गॉड को क्रिएट करने का मिशन ऑलरेडी फेल हो चुका है। ये सुनते से वो सब हैरान हो जाते हैं। वो बोल रहा होता है, लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन है, जो नंबर 1 है वो गॉड बनने के काफ़ी ज़्यादा करीब आ चुका है और अगर तुम्हारा उसके साथ सामना होता है तो तुम्हें ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना पसंद करूंगा। गुयू बोलती है, बहुत हो गई बात है, आप लोग उसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, चलो मिलकर अटैक करते हैं। तो यहाँ पर वो तीनों साथ में मिलकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वो हवा में टच करते हुए कुछ कर देता है जिससे वो लोग एकदम फ्रीज हो जाते हैं और मुंह के बल वहीं गिर पड़ते हैं। और मिस गुयू बोल रही होती है, ये क्या मैंने अपनी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल खो दिया है। लूफेंग कहता है, तुमने अभी क्या करा। वो बंदा बोलता है, तुमने हमारे चर्च के कई सारे प्लान्स में बाधा डाली है, इसलिए मैंने डिसीजन लिया है कि मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा, ये सही होगा। मैं तुम्हें यह घोंसला गिफ्ट के तौर पर दे दूंगा, इसमें 6 एनर्जी कोर है और 10 यून से संभल कर रहना। और वो वहाँ से चला जाता है ये कहते हुए कि अब लोग फिर कैसे मिलेंगे। और लूफेंग सोच रहा होता है, आखिर ये क्या चल रहा है, एक ज़ॉम्बी मेरे से कोऑपरेशन चाहता है और उसने बोला है कि मेरे को 10 यून से संभल कर रहना है। हो सकता है कि ये पूरी नेगोशिएशन बस एक ट्रैप है। और उसके सामने विंडो ओपन हो रही होती है कि तुमको 6 एनर्जी कोर मिल चुके हैं, तुमने मिशन को कंप्लीट कर लिया है, इसलिए उसको 3000 पॉइंट मिल चुके होते हैं। और फिर हमें शिनबे बेस का सीन दिखाया जाता है, वो उन लोगों के साथ वहाँ पर पहुँच गया होता है। तो जो वहाँ का डायरेक्टर रहता है वो उससे हाथ मिलाता है और शुक्रिया करता है उसके हेल्प के लिए। वो कह रहा होता है, अरे आप तो बहुत ज़्यादा पोलाइट हो रहे हो, वहाँ पर हम लोगों ने मिलकर काम करा था और आपके लोगों ने भी काफ़ी अच्छा करा था। और फिर तभी यहाँ पर वो इशारे करना शुरू कर देता है अजीब से, वो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है। तो वो खुद को संभालता है और सोच रहा होता है, डैमेट, मैं अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ हूँ। डायरेक्टर कहता है, तुम्हारा शुक्रिया, वो नेगोशिएशन और भी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी, आज थोड़ा आराम कर लो, जनरल ने रिक्वेस्ट करी थी इसलिए वो मीटिंग कल होगी। और वो बंदा फिर कैसे अजीब से इशारे करना शुरू कर देता है, तो वो उसके ऊपर चलाना शुरू कर देता है, किंग ऑफ फायर, अगर तुम कब तक ऐसे कहते करने वाले हो, ये कैसे सिग्नल्स हैं,
यहाँ। वो कह रहा होता है आई एम सॉरी, मेरी बॉडी अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुई है, मेरा खुद की बॉडी को ऊपर अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं। और फिर इसके बाद हमें रात में होटल का सीन दिखाया जाता है। लुफेंग अपने रूम में होता है कि तभी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है और दरवाज़ा खुलता है। ये बिंग होती है जो कि उसको हाई बोल रही होती है और चलती हुई उसके पास से जाती है। लुफेंग कहता है ओ तुम बिन, और साथ ही वो काफ़ी एम्बेरस हो जाता है, कह रहा होता है क्या कुछ है जो मैं तुम्हें लेकर सकता हूँ। और वो सोच रहा होता है तो मुझे पता चला असल में ये एक लड़की है। वो उसके पास बैठ जाती है और बोल रही होती है ये बात मेरी आइडेंटिटी से रिलेटेड है, मैं चाहती हूँ कि तुम इस बात को सीक्रेट रखो। लुफेंग कहता है कोई दिक्कत नहीं। ये सुनते से वो खुश हो जाती है और फटाक से उसका हाथ पकड़ लेती है और बोल रही होती है ब्रदर लुफेंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी लाइफ बचाई थी और मैं तुम्हारी इस काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगी। कि तभी अचानक से लुफेंग और वो करीब आने लगते हैं कि तभी बाहर से कुछ आवाज़ आती है। वो कहता है शिट, लगता है कि जो ओब है वो अपने साथ किसी लड़की को लेकर आ रहा है। और वो जल्दी से उसको सोफे के नीचे छुपा देता है और खुद भी चला जाता है। यहाँ पर वो अपने साथ एक लड़की को लाया होता है। वो कहते हैं अच्छा तो तुम यहाँ पर करना चाहते हो। वो बोलता है हाँ सोफे पर। वो बोलती है मैं कोई चीफ नहीं हूँ इसलिए तुमको पेमेंट एडवांस में करनी होगी। वो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, रहे पैसे। तो फिर वो भी अपनी जैकेट उतारने लगती है और बोल रही होती है चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और जो ऑब रहता है वो एकदम से सोफे पे बैठ जाता है जिससे लुफेंग को झटका लगता है और वो यहाँ पर मिमिंग को किस कर देता है। और मिमिंग सोच रही होती है अरे नहीं, मैंने दूसरों से सुना है अगर तुम किसी आदमी को किस करते हो तो फिर तुम्हें बच्चे हो जाते हैं। और वो सोफे पे बैठा हुआ रहता है और कह रहा होता है रुको मेरे को कुछ मिल गया। और ये सुनते से वो दोनों घबराना शुरू कर देते हैं कि उसको ऐसा क्या पता चल गया है। कि तभी वो अपने नीचे से दो गेमिंग के रिमोट निकालता है और कह रहा होता है बैठो आप लोग मिलकर गेम खेलेंगे। ये सुनते से वो लड़की एकदम हैरान हो जाती है। और जो लूफेंगे वो कह रहा होता है मैं जानता ही था ऐसा ही होगा। वो उसे कहते हैं आकर तुम इस तरह से फ्रीज क्यों हो, चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिर वो भी सोफे पे बैठ जाती है और सोच रही होती है अब मैं यहाँ पर क्या ही करूँ। और उन दोनों के सोफे पे बैठने की वजह से जो मेन है उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा होता है। और फिर साथ ही यहाँ पर उन दोनों के फैंटेसी शुरू हो जाती है। यहाँ पर जो मेन है वो एक लड़की बनी होती है जो कि ग्रैनी से मिलने के लिए आई है और सामने लूफेंग होता है जिसने ग्रैनी जैसे कपड़े पहने हुए रहते हैं। और वो उसकी ग्रैनी की तारीफ करते हुए कहता है वो अपनी ग्रैनी को एक अजूर का हक दो। और वो उससे कह रहा होता है लिटिल डैड काफ़ी टाइम हो गया तुमको देखे हुए। और वो उसको टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगता है पर तभी वो उसको लात मार देती है और बोल रही होती है तुम ग्रैमर नहीं हो। और वो फटाक से उसके कंधों को पकड़ते हुए उछक कर उसके ऊपर चढ़े आती है और उसको अपनी लातों से पकड़कर घूमते हुए नीचे धड़म स्लैम मार देती है। और फटाक से उसकी कमर पर ही बैठ जाती है और उसको लॉक लगा देती है। वो पीछे से उसको क्लोज लाइट क्रॉस लगा देती है और बोल रही होती है अब सिलेंडर कर दो। लेकिन लूफेंग खड़े होते हुए उसको दूर उड़ा देता है और कह रहा होता है मेरी पावर को इतना कम भी मत समझो, मैं वुल्फ किंग हूँ। और वो दूर उड़ने लगते हैं कि तभी लूफेंग उसको पाँव से पकड़ लेता है। और इससे पहले कि वो कुछ कर पाते लूफेंग भेड़िया उसको बैग से काट लेता है। और फिर कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। वो बोल रही होती है सब खत्म हो गया, अब तो मेरे बच्चे होंगे। और फिर ये सीन यहाँ पर कट हो जाता है। अपन को रिसर्च इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है। उसके कमांडर उसके पास आती है और बोलती है सर फ्यूरी आ चुका है। कैंटियन कहता है कल हम अपने पहले प्लान को अंजाम देंगे, चलो एक ही झटके में मिलिट्री लीडरशिप को तबाह कर दें। वो लड़की बोलती है सर हमारे पास बहुत सारे इस लेवल के एक्सपर्ट नहीं है और मुझे चिंता है कि एल्चर्ट का लूफ है वो ज़रूर बीच में इंटरफेयर करेगा, तब हमारे लड़ाकू की पावर भी कम पड़ जाएगी, काफ़ी नहीं होगी। तब हमारे हाई लेवल के फाइटर्स की पावर भी कम पड़ जाएगी, काफ़ी नहीं होगी। वो कहते हैं अरे तुम इसके बारे में चिंता मत करो, कल तुम अपने साथ इन दोनों को भी लेकर जाना। वो यहाँ पर दो म्यूटेट की तरफ इशारा करता है और ये म्यूटेट डबल एस लेवल के हैं। और फिर इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग उस बिल्डिंग के आसपास इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं जहाँ पर इनकी मीटिंग होने वाली है। लुफेंग उस बिल्डिंग को देखते से ही कहता है सचमुच कितनी शानदार बिल्डिंग है। और वो बंदा बताता है ये नॉर्थ सिटी के बेस का फॉरेन अफेयर्स को संभालने वाली बिल्डिंग है और हम इसके टॉप फ्लोर के ऊपर अपनी मीटिंग करने वाले हैं। और अगर नेगोशिएशन के दौरान किसी तरह की घटना होती है तो उसको रोकने के लिए दोनों की टीम यहाँ पर काम करेगी साथ में मिलकर, दोनों की आर्मीज दोनों साइडों की। लुफेंग कहता है अच्छा तो ये ऐसा है लेकिन ये नज़ारा वाकई में शानदार है। कि तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जो कि उसको आवाज़ देता है। लुफेंग मुड़ के उसकी तरफ देखता है, ये जनरल डोंगफेंग होता है। वो उससे कहता है बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है, मैंने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम यहाँ पर इतनी जल्दी आ जाओगे। वो दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर साथ ही वो यहाँ पर अपने दो जनरल को इंट्रोड्यूस करवाते हैं उससे, ये कहते हुए कि ये दोनों ही हमारे डबल एस लेवल के एक्सपर्ट हैं। डायरेक्टर लो तुम्हारे लोग कहाँ पर हैं? आज सुबह मेरे को न्यूज़ सुनने को मिली थी कि वो लोग ऑलरेडी नॉर्थन सिटी के बेस में एंटर कर चुके हैं, तो उन्हें अब तक यहाँ पर आ जाना चाहिए था। लोफेंग कहता है वो लोग तो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। और फिर साथ ही वो उनके सामने के लिए लेशन का इंट्रोडक्शन लगता है और बता रहा होता है ये हमारे एल शटर के डबल एस लेवल के एबिलिटी यूजर्स हैं और जो लेजन है वो एस प्लस एबिलिटी यूजर है। और हमारे शटर में मुझे और सबको मिलाकर टोटल 5 लोग ऐसे हैं जो कि डबल एस लेवल एबिलिटी यूजर हैं। और उन दोनों लड़कियों को देखते से फैकिंग बावला हो जाते हैं और कह रहा होता है वाओ क्या टू ब्यूटीफुल लेडीज हैं। उसका जनरल
जनरल उसके जोर का मारता है और कह रहा होता है तुम ये क्या कर रहे हो, हाँ जरा ढंग से बिहेव करो। डोंगफेंग कहता है जबकि आप लोग आ चुके हैं तो चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। तभी लुफेंग कहता है जरा एक मिनट रुको जनरल डोंगफेंग, मेरे पास एक प्लान है। और फिर इसके बाद हमें कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेंग टैंग ऑलरेडी बैठा हुआ रहता है और कह रहा होता है डोंगफेंग तो तुम आ ही गए। डोंगफेंग कहता है क्या कोइंसिडेंस है, पहले आप लोग साथ में मिलकर काम क्या करते थे लेकिन अब लोग इस हद तक बढ़ चुके हैं। जेंग टैंग कहता है मुझे उस मुद्दे पर बात नहीं करनी, और ये क्या तुम ही एल शटर के फेमस डायरेक्टर लू फेंग हो। यह सुनते ही लू फेंग थोड़ा हैरान हो जाता है। जेंग उससे कहता है तुम ही वो लू फेंग हो ना जिसने मेरे प्लेन को बर्बाद कर दिया और मेरी औरत को मेरे से चुरा लिया। एक यंग प्रोडिजी जिसका ब्राइट फ्यूचर है, वो उसकी कमांडर सोच रही होती है जैसा कि लॉर्ड से एक्सपेक्टेड था, यह हमेशा की तरह ही एक्सलेंट है। तभी लू फेंग आगे से जवाब देता है ओ क्या तुम अपसेट हो गए, मैं बता दो उसने खुद मेरे को चॉइस करा है क्योंकि मैं बस तुमसे बेटर हूँ। यह सुनते से उसकी कमांडर काफी इंप्रेस हो जाती है, क्या तगड़ा जवाब दिया है, क्या इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो जेंग टैंग है वो आगे बातें नहीं करता लू फेंग से, वो जनरल से बात करने लगता है। तो सुनो जनरल चलो एक समझौता करते हैं। वो पूछता है आखिर क्यों। वो बताता है जजमेंट डे करीब आ चुका है, अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें यूनाइट होकर कुछ करना होगा। ये सुनते से जनरल हैरान हो जाता है और लुफेंग सोच रहा होता है कि ले ये सब वो पहले से ही जानता है। उसके असिस्टेंट यहाँ पर सब कुछ बताना शुरू कर देती है। हमारी जानकारी के हिसाब से रॉकेट लॉन्च फेल होने की वजह से अब ये वायरस और तेजी से फैल गया है और ये आइलैंड बहुत जल्द ही ज़ॉम्बीज़ का पैराडाइज बन जाएगा। ये सुनते से डोंगफेंग हैरान हो जाता है और खड़े होते हुए कहता है नहीं है इम्पॉसिबल है। लेकिन जेंग टैंग उसे बोल रहा होता है अपन को समझौता करके साथ मिलकर काम करने की जरूरत है, क्या तुम इस बात से एग्री नहीं हो। और वो यहाँ पर किसी पावर का इस्तेमाल करता है जिससे वो भी हाँ बोलने लगता है। लुफेंग को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो ठीक नहीं है। वो फटाक से जेरिया को स्कैन करने के लिए बोलता है और तो यहाँ पर फटाक से जेरिया को स्कैन करती है और बोलती है हो नो ये तो हिप्नोसिस है। लुफेंग आगे बढ़कर जनरल को संभालता है और दूसरे से कह रहा होता है कि जनरल को यहाँ से जल्दी से बाहर ले जाओ और साथ ही अपने ऑक्टोपस वाले आर्मर के जरिए वो यहाँ पर जेंग टैंग के ऊपर अटैक कर देता है। जेंग टैंग अपनी असिस्टेंट से कहता है जाकर जनरल को मार दो। वो बोलती है समझ गई और वो वहां से चली जाती है। जोर का धमाका होता है लुफेंग के अटैक की वजह से और फिर धुएं से जेंग टैंग निकलते हुए आता है और बोल रहा होता है तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग हो लेकिन टू बैड, तुम्हारे स्किल यहाँ पर यूजलेस है। ये देखते से लुफेंग काफी हैरान हो गया होता है और जैसे उसके असिस्टेंट बाहर निकलती है उसका सामना लेशन के साथ हो जाता है और यहाँ पर केडी के सामने भी एक वल्कराइजर आ गया होता है और उसी की सेम कॉपी ने डोंगफेंग का रास्ता भी रोक के रखा हुआ रहता है, उनके पास भी पहुंच गया होता है। और फिर हमें डबल से उस असिस्टेंट का सीन दिखाया जाता है। वो कहती है कितनी बुरी किस्मत है लेकिन अब यहाँ पर तुम्हारे साथ बुरा होगा लिटिल बिस्कुट। लेशन यहाँ पर उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है लेकिन वो तो उसके हार्ट अटैक से आसानी से बच जाती है और हंसते हुए कह रही होती है ये मेरे सामने बेकार है, मैं समय को काट सकती हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकते। तुम क्या, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। लेशन कहती है क्या वाकई में, और वो अपनी यूनिक एबिलिटी का इस्तेमाल करती है टेम्पररी फ्रीज। वो टाइम को फ्रीज कर सकती है थोड़ी देर के लिए और टाइम को फ्रोज करने के बाद वो हंसना शुरू कर देती है और उसके पेट में मुक्का मारते हुए कहती है हैंड टू हैंड कॉम्बैट तो मेरी स्पेशलिटी है। और फिर जैसे टाइम शुरू होता है वो नीचे गिर जाती है और उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। वो बोलती है आखिर से कैसे हो सकता है, आखिर तुम मेरे को मारने में कामयाब कैसे हो गई। एडिशन हंसते हुए कहती है क्या तुम्हें नहीं पता मेरे पास भी टाइम रिलेटेड एबिलिटी है और ये तुम्हारी एबिलिटी का मुकाबला करने के लिए ही डिजाइन की गई है। और वो फिर कैसे टाइम को फ्रीज कर उसके ऊपर अटैक कर देती है। वो यहाँ पर एकदम बेबस पड़ जाती है उसके सामने और लेशन उससे कह रही होती है एक बार जब टाइम फ्रीज हो जाता है तो तुम कम्प्लीटली मेरे सामने बेबस हो लिटिल ब्यूटी। और बस गाइस ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है और इसी के साथ इसके जितने भी चैप्टर अभी तक रिलीज हुए थे वो सारे खत्म हो जाते हैं। मैं उन सारों को अपनी वीडियोस में निपटा चुका हूँ और इसके आगे अभी तक कोई भी चैप्टर रिलीज नहीं हुआ है और लगता नहीं कि आएगा, साल भर हो चुका है। तो देखते हैं क्या होता है इसका। अब लोग अब कोई सी न्यू मांगा स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।